हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की कुछ एक वीडियोस बनेगी। उन वीडियोस को आप कंटिन्यूटी से देखना ताकि आपको कुछ नई चीजें क्लियर हो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। सबसे पहली बात करेंगे हम पर्टर्बेशन थ्योरी पे। व्हाट इज पर्टर्बेशन थ्योरी? पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होता है? एक तरह का अप्रोक्सीमेशन ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले इस पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर किस चीज की बात करते हैं? एक तो अप्रोक्सीमेशन ट्रीटमेंट की। देखो, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है पहले, उसके बाद में अपन पिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन? अप्रोक्सीमेशन मेथड से एक तरह का जो क्या करता है? इट इज ट्रीटिंग हैमिल्टोनियंस दैट डिपेंड। किस पर डिपेंड करता है ये? दैट डिपेंड्स एक्सप्लिसिटी ऑफ टाइम। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो किस पर डिपेंड करेगा ये? टाइम पे। अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम चाहते क्या है इसके अंदर? मेनली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल, एक तो मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर और एटम। ठीक है, मोलिक्यूल और एटॉमिक सिस्टम की बात करेंगे ना। तो इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, मॉलिक्यूल और एटॉमिक सिस्टम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बोलता है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन radiation interacts with these system। इस सिस्टम के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट करती है, वो चीजें समझनी है। तो हमने पहले भी देखा था कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे डील्स करती है इन एसेंस विथ। किसमें होता है? देखो, इसके अंदर मेनली क्या चीज होती है? एक तो होता है इमिशन। ये देखो, ये वर्ड हर बार यूज होगा हर एक टॉपिक में। इमिशन होगा और क्या हो सकता है? एब्जॉर्वेशन। किसका? एब्जॉर्वेशन। किसका एब्जॉर्वेशन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। क्या होगा? बाय किसके द्वारा होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? मॉलिक्यूल और एटम के द्वारा। ठीक है, एटम्स, इन दोनों के द्वारा इसका एब्जॉर्वेशन और इमिशन होगा। तो हम बेसिकली इसमें ये बात करेंगे कि एज ए सिस्टम अगर कोई एब्जॉर्व कर रहा है या इमिट कर रहा है तो वो क्या करेगा? उससे क्या होगा? अपना एक ट्रांजिशन होगा। मेन इसमें फोकस अपन को ट्रांजिशन पे रखना है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट, कोई सी भी स्टेट हो सकती है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इन दोनों के बारे में देखेंगे अपन। क्या? एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी इमिशन होना, एब्जॉर्वेशन होना किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम के साथ, तो क्या होगा? वो ट्रांजिशन करेगा। कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा? फॉर वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो कैसे यूजफुल है ये? क्या है इसमें? टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग प्रोसेस। किसके किसके बारे में प्रोसेस करेंगे अपन? एक तो एब्जॉर्वेशन के बारे में और एक इमिशन के बारे में ऑफ रेडिएशन बाय एटम्स फॉर ट्रीटिंग। किसके लिए? ट्रांजिशंस के लिए, फॉर ट्रीटिंग ट्रांजिशन ऑफ क्वांटम स्टेट। इसके बारे में मेन क्या होगा? क्वांटम स्टेट या क्वांटम सिस्टम फॉर वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेनली हम पढ़ते हैं द पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जब इसकी आपको पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी कि पिक्चर्स होती क्या चीज है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका क्या रोल है, वहां से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो हम इसमें पहला एक मुख्य टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है द पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, मेनली हम इसकी बात करेंगे द पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होता है? सबसे पहली बात है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स में तो सबसे पहले आया था वेव फंक्शन। ठीक है,
और क्या चीज आई थी सर? वेव फंक्शन के साथ आए थे ऑपरेटर आए थे ना, किसमें आए थे? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसी से देयर आर मेनी रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके? वेव फंक्शन के और ऑपरेटर्स के। द कनेक्शन बिटवीन वेरियस रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इसमें यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का कनेक्शन लाते हो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन में, द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या कहलाएगा? ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसी भी क्लास को आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई सी भी क्लास हो सकती है, किसी भी तरह की पिक्चर्स हो सकती है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना, तो मेनली क्या बात होगी? ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन difference from other way, किसी दूसरे तरीके से, others in the way it treats the time evaluation of the system, time evaluation of the system। ये होता है, इसको बोलते हैं अपन पिक्चर्स। सबसे पहले पिक्चर्स मतलब क्या होता है? ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये इतना सा जो वर्ड है, इसको अपन मेनली क्या बोलते हैं? इसको आप पिक्चर्स भी बोल सकते हो, इसको आप पिक्चर्स बोल सकते हो। ये डिफरेंस होगी, पिक्चर्स डिफरेंस होगी फ्रॉम अदर इन द वे इट ट्रीट्स लाइक टाइम इवेल्युएशन ऑन द ऑफ द सिस्टम। मेन किसकी बात आ गई? टाइम की। और हम स्टार्टिंग भी कहां से कर रहे हैं? टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने पहले पिक्चर्स पढ़ा। कितने कितने टाइप्स की होती है पिक्चर्स? सबसे पहली जो पिक्चर्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द श्रोडिंगर पिक्चर। सबसे पहले जो क्लास जो हम पढ़ेंगे वो है द श्रोडिंगर पिक्चर, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे द हाइजेनबर्ग पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे द इंटरैक्शन पिक्चर, इंटरैक्शन पिक्चर, ठीक है। अब श्रोडिंगर पिक्चर का क्या यूजफुल है और इंटरैक्शन पिक्चर और हाइजेनबर्ग पिक्चर का क्या यूजफुल है, वो दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रोडिंगर पिक्चर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद अपन मेन टॉपिक से पढ़ेंगे। हाँ, तो द श्रोडिंगर पिक्चर क्या होता है? श्रोडिंगर पिक्चर इज यूजफुल व्हेन डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ध्यान रखना, ये यूजफुल किसके लिए होती है? श्रोडिंगर पिक्चर जो यूजफुल होती है वो होती है टाइम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है टाइम पे, या डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इसमें जरूरी नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सी पढ़ेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाली पिक्चर, ठीक है। मेनली इसके लिए श्रोडिंगर पिक्चर यूज होती है। अब सर बताओ, हाइजेनबर्ग और इंटरैक्शन पिक्चर, ये दोनों जो हाइजेनबर्ग और इंटरैक्शन पिक्चर है, ये दोनों किसके लिए यूज होगी? टाइम डिपेंडेंट, जो समय पर डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये दो बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहला टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन और टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। तो नॉर्मल सी इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या समझते हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी के साथ एब्जॉर्ब और इमिशन होती है। इमिशन और एब्जॉर्बेशन होने से वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता है। उस अनदर स्टेट में जो ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इज डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स इन द वे इट ट्रीट्स द टाइम इवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम। ये कहलाता है पिक्चर्स। पिक्चर्स तीन टाइप्स की होती है, श्रोडिंगर पिक्चर्स, हाइजेनबर्ग पिक्चर और इंटरैक्शन पिक्चर। श्रोडिंगर पिक्चर जिसमें हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए। ये यूजफुल पिक्चर है कि अपन अगर टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल कौन है? श्रोडिंगर पिक्चर। और हाइजेनबर्ग और इंटरैक्शन पिक्चर इज यूजफुल फॉर टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्चर्स अपन पढ़ेंगे श्रोडिंगर पिक्चर, द श्रोडिंगर पिक्चर्स। इसमें क्या होता है? इन विच स्टेट वेक्टर, क्या बात कर रहे हैं अपन? स्टेट
वेक्टर की। स्टेट वेक्टर क्या होता है? स्टेट वेक्टर होता है अपना साई ऑफ टी, ठीक है। स्टेट वेक्टर डिपेंड एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम, यानी जो हमारा साई फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर डिपेंड नहीं करेगा। यानी क्या हो गया? आयोटा एच कट डी वाई बाय डी टी, ठीक है। किसके बराबर होगा? एच कैप हैमिल्टोनियन है, एच कैप साई ऑफ टी, ठीक है। ये ऑपरेटर है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि हमारा जो स्टेट वेक्टर है साई ऑफ टी ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ऑपरेटर नहीं करेगा। तो क्या होता है? ये जो वेयर जो हमारा साई ऑफ फंक्शन ऑफ टी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन किसमें? श्रोडिंगर में, इन श्रोडिंगर पिक्चर्स। श्रोडिंगर पिक्चर में क्या है? ये एक स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम का स्टेट है। सबसे पहले टाइम इवेल्युएशन ऑफ ए स्टेट कैन बी एक्सप्रेस बाय टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर। क्या होता है टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर? क्या होता है कि जो किस पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं अपन टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर। टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर क्या होता है? टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर क्या होता है? यू कैप टी कोमा टी जीरो, इसको बोलते हैं अपन टाइम इवेल्युएशन ऑपरेटर। करो उसमें ऑपरेट। सबसे पहले क्या होता है? ये साई ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है। इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? यू कैप टी कोमा टी जीरो। ये क्या डिपेंड हो गया? किस पर? टी जीरो पे। ये है, ये सबसे पहले ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमारा जो नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर पिक्चर को डिफाइन किया है। और हम टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर के बाद में कहां पहुंचे? यहां पे पहुंचे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? यू कैप टी कोमा टी जीरो कैसा बनेगा? ई की पावर माइनस आयोटा टी कोमा टी जीरो, यहां पे टी माइनस टी जीरो भी कर सकते, टी माइनस टी जीरो एच कैप अपॉन एच कट, इक्वेशन नंबर 3। ये है हमारा साई ऑफ फंक्शन टी, जो हमारा स्टेट वेक्टर बना है टी टाइम पे डिपेंडेंट, और ये बना है हमारा कौन सा? टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर। ये दोनों, ये और ये यही बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये जो टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर है ये यूनिटरी कैसे है? तो यूनिटरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, जो हमारा ऑपरेटर है, क्या ऑपरेटर यूज किया हमने? यू कैप टी कोमा टी जीरो, ये हमारा ऑपरेटर है, इज यूनिटरी। कैसे है यूनिटरी? देखो, यू कैप का डैगर टी कोमा टी जीरो, ये ठीक है। इसको किससे करेंगे? यू कैप टी कोमा टी जीरो। अगर दोनों एक डैगर हो एक नॉर्मल हो तो इन दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो एक यूनिटरी या आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं यू कैप -1 टी कोमा टी जीरो, यू कैप टी कोमा टी जीरो। यहां तक क्लियर है? हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस से, तो इसको इंटरचेंज कर दो, तो कैसा बनाएंगे इसको? यू कैप टी जीरो आगे आ गया और टी पीछे चला गया, ये यू कैप एज इट इज है टी कोमा टी जीरो। अब देखो यहां पे फर्स्ट नंबर ये एंड का फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से हट गए, और अब आगे क्या बना? जो आंसर मेरा क्या बना? यू कैप टी जीरो कोमा टी जीरो, टी जीरो कोमा टी जीरो दोनों बराबर है, तो कैसा बन जाएगा? ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। यही प्रूफ करता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के। कैसा? इसमें क्या रूल लगा? इस वाले में रूल देख लो एक बार, जो मेरा रूल लगा है। रूल क्या लगा? अगर यू कैप है, यहां पे है मेरा T1, ठीक है, कोमा यहां है मेरा T2, ठीक है, डॉट, दोनों के अंदर डॉट लगा हुआ है, और क्या लगा? डॉट के साथ में क्या है? यू कैप आगे क्या है? T2 कोमा T3। अगर ये वाला फंक्शन दोनों बराबर हों तो ये दोनों भी, इसका जो आंसर निकलेगा वो कैसे बनेगा? यू कैप T1 कोमा T3। अगर ये दोनों बराबर है तो वो क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। यही होता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब देखो मेन है, ये है हमारा श्रोडिंगर पिक्चर्स, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है श्रोडिंगर पिक्चर्स इन विच द स्टेट वेक्टर डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम बट ऑपरेटर्स आर नॉट। नॉर्मल सा इसको बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने यूनिटरी ऑपरेटर ट्राई किया, यूनिटरी ऑपरेटर से क्या किया? टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर को यूज किया और क्या किया? इसको प्रूफ किया, ठीक है। यही है श्रोडिंगर पिक्चर्स। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है।
नेक्स्ट जो पिक्चर पढ़ेंगे वो है द हाइजेनबर्ग पिक्चर। हाइजेनबर्ग पिक्चर क्या होता है? द टाइम डिपेंडेंट, मैंने पहले भी बात करी थी, हाइजेनबर्ग पिक्चर में मेन इक्वेशन क्या होती है? द टाइम डिपेंडेंट, नॉर्मल से जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने बताया था ये टाइम पे डिपेंड करती है, ऑफ द स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर की टाइम डिपेंडेंट है, स्टेट वेक्टर्स इज कंप्लीटली फ्रोजन, ठीक है। इट ऑब्टेन फ्रॉम, इसको आप प्राप्त कैसे करते हो या इसको निकालना, आंसर फाइंड कैसे करते हैं? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से इसको प्राप्त करेंगे? श्रोडिंगर से। हम एक पिक्चर पढ़ ली, एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से प्रूफ करेंगे श्रोडिंगर पिक्चर से, ठीक है। तो अप्लाई करो। तो हमने क्या किया? यू कैप ऑन, कैसा होता है हाइजेनबर्ग पिक्चर का सॉल्यूशन? साई ऑफ टी, ठीक है। बाहर यहां छोटा सा एच लिख दिया, एच का मतलब है हाइजेनबर्ग पिक्चर प्रूफ कर रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर प्रूफ करो। सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या किया मैंने? नॉर्मल से श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूं, देखो पहले श्रोडिंगर इक्वेशन होती है यू कैप, देखो यहां पे आ गया टी साई ऑफ टी, ठीक है। ये मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन। हाइजेनबर्ग प्रूफ करना तो एच लगाया और यहां पे क्या लग गया? डेगर। नॉर्मल सी इक्वेशन आ गई। ये जो पूरा इक्वेशन है ये किसके बराबर माना मैंने? ये माना है मैंने साई ऑफ जीरो, इक्वेशन नंबर फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ नंबर इक्वेशन तक सारे निकल गए थे, फिफ्थ नंबर इक्वेशन दिया है इसको, ठीक है। अब क्या बात करेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या ये चीज जानते हो आप? ये होता है हाइजेनबर्ग पिक्चर के लिए, ठीक है। यहां से ये हाइजेनबर्ग पिक्चर का सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे? श्रोडिंगर पिक्चर का जो आंसर है वो यहां पे डालेंगे इस जगह, ठीक है। क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन? बताओ। श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये रही, श्रोडिंगर पिक्चर्स, हाँ सॉरी, श्रोडिंगर पिक्चर है साई ऑफ टी ब्रैकेट इट इज इक्वल टू यू कैप टी कोमा टी जीरो साई ऑफ टी जीरो। ये होती है हमारी श्रोडिंगर पिक्चर। इसको क्या करना है? और इसको एक एक हमारे पास टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर होता है, दोनों को यहां पुट करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वापस से देख लो ताकि तुम्हें एक बार में क्लियर हो जाए। हाइजेनबर्ग पिक्चर का फॉर्मूला देखो, साई ऑफ टी ब्रैकेट एच कट इट एच यू कैप डैगर टी साई ऑफ टी, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग है। हमें क्या चाहिए? हम वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? ये साई ऑफ टी, क्योंकि हम श्रोडिंगर इक्वेशन से प्रूव करेंगे, ये मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। इसको बोलते हैं अपन श्रोडिंगर पिक्चर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये श्रोडिंगर पिक्चर होगा। और क्या जानते हैं सर? इसका आंसर हम जानते हैं। ये क्या चीज होती है? ये होता है, इसका आंसर देख लो आप, इसका आंसर होता है ई की पावर माइनस आयोटा टी माइनस टी जीरो अपॉन एच कैप, यानी हैमिल्टनियन है, अपॉन एच कट। ये दूसरा नंबर का हो गया। अब क्या चाहिए हमें? इसका डैगर चाहिए, ये डैगर लगा दिया, टी कोमा टी जीरो, ये डैगर लगा दिया ना। तो डैगर से क्या होगा? जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। टी माइनस टी जीरो एच कैप अपॉन एच कट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और बताओ और क्या चाहिए? जो हमारा साई ऑफ टी था, एक चीज और देख लो यहां पे ना, हमें यहां तक क्लियर है। और क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि देखो साई ऑफ टी है, ये होता है यू कैप ऑफ टी साई ऑफ जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरी 6 बन गई, ठीक है। इसको और भी थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? साई ऑफ टी कैप इक्वल टू यू ऑफ टी की वैल्यू रख दी मैंने, यू ऑफ टी की वैल्यू क्या थी? माइनस आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट साई ऑफ जीरो, ठीक है। दोनों एक ही है, इसको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके लिख दिया मैंने, है ना। अब क्या चाहते हैं हम आगे क्या चाहते हैं? अब देखो या ये चीज आपको ये कैसे आया ये पता करना, तो क्या कुछ नहीं करना, टी जीरो की जगह आप जीरो लिख दोगे तो ये नॉर्मल सा ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे टी जीरो की जगह जीरो लिखो तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, बस ये चीज है। अब देखो इन सब इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें रखना है, ठीक है। रखो इक्वेशन नंबर 5 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 से क्या हो गया? जो इधर था साई ऑफ टी ब्रैकेट एच इक्वल टू ई की पावर आयोटा टी एच अपॉन एच कैप साई ऑफ टी। कुछ नहीं किया, इस डैगर की जगह ये वाला आंसर लिख दिया, ये रहा मेरा डैगर, और ये नॉर्मल सा ये वाला आंसर लिख दिया यहां पे प्लस वाला, ठीक है।
यही है। और जो ये जो इक्वेशन है इसको अपन, ये जो है इसको बोलते हैं फ्रोजन टाइम, फ्रोजन टाइम, ठीक है। देन अगर मैं डी इसका डिफरेंशियल भी करूं, देखना, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये नॉर्मल सी इक्वेशन है। अब देखो यहां पे आपको एक वैल्यूएशन दिख रहा होगा, इसकी बात भी करते हैं अपन, है ना। यहां पे एक छोटी सी चीज समझते हैं अपन, है ना। सबसे पहले द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है दोनों तरफ आपको कैट लगाना है या ब्रा लगाना, दोनों, एक तरफ कैट एक तरफ ब्रा, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एन ऑपरेटर ए ऑपरेटर पे आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू देंगे, स्टेट वेक्टर ये हमारा इवॉल्व्स विद टाइम, क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट कर रहा था। सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहां पे ऐसे शाई ऑफ टी, ठीक है, यहां पे कौन सा ऑपरेटर आएगा, ए कैप शाई ऑफ टी, यहां तक क्लियर है, ओके। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 0 लगाओ यहां पे, शाई ऑफ 0। इक्वेशन नंबर 6 आपको देखना, इक्वेशन नंबर 6 से आपको पता चल जाएगा कि यहां पे ये वैल्यू कैसे आई है, e की पावर आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये जो मैंने लिखा ये इसका आंसर है ना। इक्वेशन नंबर 6 देख लो आप एक बार पहले, ये मेरी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, या ये वाली मान लो आप, ये इक्वेशन नंबर मेरी 6 है। इक्वेशन नंबर 6 में क्या किया मैंने, इसकी जगह मैंने 0 लिखा, ठीक है, तो क्या आ गया, यहां पे 0, साई 0 एज इट इज है, ये वैल्यू वहां मैंने रखी है साई ऑफ टी की, ये साई ऑफ टी की वैल्यू दिख रही है आपको, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है, देखो देखो ये रही, ऐसा कैसा, ए के एज इट इज है, और इधर इधर भी वो की वही वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर माइनस आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट शाई ऑफ 0, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस इतने से सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इतने से सॉल्यूशन को देखो क्या लिख सकते हैं, साई ऑफ 0 एज इट इज है, इस इतने से सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, ए कैप एच ऑफ टी शाई ऑफ 0, ठीक है। अब देखो इस सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, हम 0 हटाएंगे तो क्या लेंगे, शाई नॉर्मल सा ए कैप एच ऑफ टी शाई, ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा, एच, यानी क्या है, हाइजेनबर्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाइजेनबर्ग के लिए ए ऑपरेटर के लिए जब ऑपरेट किया टाइम इवेल्युएशन में, तो ये ए एच बन गया, यानी हाइजेनबर्ग के लिए। और हमें इसको क्या लिखा है, वो चीज भी लिख देता हूं, वेयर हमने इसको क्या लिखा है, हमने लिखा है ए के हाइजेन टी जो भी है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं ई की पावर आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, ऐसा है, अंदर ऑपरेटर है ए कैप, ऐसा ऑपरेटर है, ई की पावर माइनस आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, इसको ऐसा मानते हैं। तो सर ये जो ए कैप एच है ऑफ टी है, इस इतने से को क्या मानते हैं, इतने से को बोलते हैं यू कैप डैगर ऑफ टी, ए कैप एज इट इज, इसका क्या कर सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यू कैप ऑफ टी, ये इक्वेशन नंबर 11 बन गई, यानी मेरा एक एक ऑपरेटर है जिसमें हमने हाइजेनबर्ग पिक्चर लगाई, तो इसका ये आंसर मिल गया, इसीलिए हाइजेनबर्ग का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 10 क्या कहती है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज सेम इन बोथ द श्रोडिंगर एंड हाइजेन पिक्चर। आप श्रोडिंगर इक्वेशन से सोल्व करो या हाइजेनबर्ग पिक्चर सोल्व करो, इन दोनों का आंसर सेम आता है। जब मैंने इस दोनों को किया था तो आपने पहले वाले श्रोडिंगर में क्या बनाया था, इसको आइडेंटिटी बनाया था, वैसे ही यूज करना है। श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइजेन पिक्चर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, कहां, टी बराबर 0 पे। आप एक बार टी बराबर 0 करो, देखो ये मेरा साई ऑफ टी है, ऐसा होता है, इसको आप 0 ट्राई करो तो क्या बनेंगे, साई ऑफ 0 कैप एच, वो किसके बराबर होगा, साई ऑफ 0 श्रोडिंगर, ये श्रोडिंगर है, ये हाइजेन है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, ए कैप एच ऑफ 0, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप। अब देखो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसी से अपन निकलेगा हाइजेनबर्ग। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन से हाइजेनबर्ग इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है पिक्चर्स डेवलप करी है हमने, किससे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से। एक लास्ट इसमें छोटा सा एक टॉपिक भी होता है, कभी पूछता है हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, हाइजेनबर्ग पिक्चर से आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, ठीक है, वो चीज करते हैं। हाँ जी, क्या होता है हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑफ मोशन, सबसे पहले जो मेरा ए केप है, ये क्या कहता है, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम, एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम,
डज नॉट डिपेंड। और कैसा होगा तो फिर यू ए कैप अपॉन, अगर मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं तो आंसर 0 आना चाहिए, यही होता है। अगर यू कैप ऑफ टी अगर मेरा यूनिटरी है तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम जानते हैं, देखो ए कैप एच ऑफ टी, अभी अपन ने सोल्व भी किया, इसका आंसर भी निकाला। क्या होता है इसका आंसर, यू कैप डैगर ऑफ टी ए कैप यू कैप ऑफ टी। करो इसका डिफरेंशियल करो, डेल, देखो इसका डिफरेंशियल करते हैं, डेल वाई बाई डेल टी ए कैप एच ऑफ टी। करो इसको फॉर्मूला लगाओ यू वी डब्ल्यू का, तो क्या है डेल यू कैप वाई टी डेल वाई बाई डेल टी ए कैप एज इट इज यू कैप ऑफ टी एज इट इज, ये दोनों मैंने एज इट इज लिया, इसका डिफरेंशियल किया है। अब क्या करेंगे अगले वाले के लिए, क्या करेंगे यू कैप ऑफ डैगर ऑफ टी ए कैप को एज इट इज, क्योंकि ए कैप कांस्टेंट है यहां पे, क्योंकि हमने क्या माना है इसको डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सप्लिसिटी ऑन टाइम, इसीलिए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। इन दोनों में यू भी लगा, यू को लिया वी का डिफरेंस, वी को लिया यू का डिफरेंस, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में टी का साथ में डिफरेंस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, डेल यू कैप ऑफ टी अपॉन डेल टी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपन, बोलो यहां से आंसर क्या आएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, यहां पे हम नॉर्मल दो इक्वेशन फाइंड करते हैं। यू कैप ऑफ टी क्या होता है, ये क्या होता है एक तरह का ई की पावर माइनस आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, ये होता है यू कैप टी। डिफरेंशियल करो डी यू कैप ऑफ टी अपॉन डी टी, करो रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का क्या होगा माइनस एच कैप अपॉन एच कट, ठीक है। ऐसा कैसा किसके साथ करेंगे अपन, अब देखो डेल यू कैप ऑफ टी अपॉन डेल टी, इसको एच टी लिख लिया, ये क्या चीज होती है, ये इक्वेशन होता है यू कैप, ठीक है। और एच कैप अपॉन आयोटा अपॉन एच कट, मीन्स माइनस आयोटा को नीचे लेके आ गया, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको कहां रखना है, पुट उस इक्वेशन में रखना है जब जो इक्वेशन हमने सोल्व करी थी। ऐसा कैसा फर्स्ट टर्म किया, ऐसा कैसा हम सेकंड टर्म भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे हम, हमें क्या दे रखा है सर, यू कैप का डैगर ऑफ टी क्या कैसा बनता है, ई की पावर आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, ऐसा होता है। करो डिफरेंशियल यू टी के रेस्पेक्ट में यू कैप डैगर टी अपॉन डेल टी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सेम टू सेम अपॉन एच कट डॉट, इसका क्या आंसर आएगा आयोटा एच कैप अपॉन एच कट। अब देखो डेल यू डैगर ऑफ टी अपॉन डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं यू कैप का डैगर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको नीचे भेजू तो माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, ये मैंने माइनस लगा दिया, इसको क्या लिखा एच कैप अपॉन आयोटा एच कट पुट, यानी एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन जो मेरा पुट वाली इक्वेशन, इन दोनों को कहां रखना है, इस इक्वेशन में, इस नॉर्मल सी इस इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो मेरा जो नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, इस इक्वेशन को लेते हुए चलना है आगे, ठीक है। कैसे लिया मैंने इसको आगे, इसको सोल्व किया, आगे नॉर्मल लगाया, डेल ए कैप एच ऑफ टी अपॉन डेल टी इट इज इक्वल टू, वहां पे रखा है मैंने वैल्यू, कैसे लिखी माइनस यू कैप ऑफ डैगर एच कैप अपॉन आयोटा एच कट, पहले नंबर की वैल्यू रख दी, ए कैप वहां कांस्टेंट था बाहर आ गया, यू कैप यानी एक को मैंने कांस्टेंट लिया, दूसरे का डिफरेंशियल किया, प्लस उस इक्वेशन को लिखें यू कैप डैगर ऑफ टी, इसको क्या लिखा देखो यहां पे यू कैप एच कैप अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है। अब देखो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है टर्म डायरेक्ट लिख रखी है बुक में, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, माइनस वन अपॉन आयोटा एच कट, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, इस यू डैगर को लिखा, इसके बाद में क्या लिखा, ये डैगर एच कैप, फिर आया यू वेक्टर ऑफ यू डैगर, ठीक है, प्लस ए कैप यू कैप, देखो ए कैप यू कैप एज इट इज है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिया, एच कैप एज इट इज लिया, यहां पे मैंने ये चीज एडिशन डाली, मैंने डबल लाइन क्या मतलब ये ऐड किया है, ताकि देखो दोनों कैंसिल होके वन हो जाएंगे, कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, क्या मैंने इसको क्या किया, इसको वन करने के लिए ऐसा ट्रांजिशन किया, प्लस अभी बताऊंगा इसका क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, वन अपॉन आयोटा एच कट, ये एज इट इज है, वन अपॉन आयोटा एच कट। अब देखो यू डैगर, ये रहा यू डैगर, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ए कैप लिखा हुआ है, यहाँ पे ए कैप आएगा ना जो कांस्टेंट था ए कैप। अब देखो यहां भी सेम टू सेम काम किया, यू कैप डैगर, इसको दोनों को क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, डबल लाइन वाला हमने एज्यूम किया। देखो एच कैप एज इट इज, यू कैप एज इट इज। अब देखो आगे मैंने सबसे पहले क्या किया, वन अपॉन आयोटा एच कट कॉमन ले लिया,
अब कॉमन लेने में अंदर क्या बचा, देखो कॉमन लेने से सोचो क्या बचा, ये देखो यू डैगर एच कट ए यू डैगर, इन सबको इसको क्या लिख सकते, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, हम मानते हैं देखो ए केप ऑफ एच कट क्या होता है, समझो यहाँ पे मैं छोटा सा एक डॉट बना के बताता हूं, ए कैप ऑफ एच क्या होता है, ए कैप एच ऑफ होता है यू कैप डैगर ए कैप यू कैप, ये होता है ए एच। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, एक दो, देखो एक दो और तीन, ये तीनों चीजें दिख रही है और ये एच में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कैप एच, ठीक है, कोमा। आगे वाले की बात करते हैं, आगे वाले के लिए कैसा होगा, देखो यू कैप दिख रहा है आपको, यू कैप का डैगर दिख रहा है, देखो यहां भी वो की वही वाली बात करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, यहां से देखो ये यू है, ये यू डैगर, ये तो हट गया, अब एक ये बचा अंदर, अंदर बचा क्या, ये अंदर ये बचा यू कैप का डैगर एच कैप, क्योंकि देखो एच कैप यहां भी है, एच कैप यू कैप, समझ में आया, या ऊपर से गया, देखो वापस से देख लो, यू कैप डैगर दिख रहा है, ठीक है, ए कैप डैगर दिख रहा है, यू कैप दिख रहा है, ये तो एज इट इज आ गया, यानी यहां पे दो ऐसे बन रहे हैं, एक बार यहां बन रहा है, एक बार यहां बन रहा है, एक यहां है एक यहां है, मैंने इसको कोमा में लगा लिया, बाहर निकाल लिया, मतलब एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टर्म इसमें भी है, दोनों को मैंने बाहर ले लिया, इक्वेशन नंबर 12 दे दी। अब यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसा होता है, डी वाई बाय डी टी ए कैप ऑफ एच ऑफ टी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट ब्रैकेट ए कैप ऑफ एच कोमा एच कैप, ये है मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके लिए, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसको कैलकुलेशन बहुत टफ कर रखी है बुक के अंदर, मैंने जेटली जो बुक है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करके लिखा है, ताकि कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं आए, याद करने में रटने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बच्चे रटते हैं, रटते तो सब कुछ भूल जाते, कि कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि ये चीज करने से हमें फायदा क्या मिल रहा है, ये डायरेक्ट आंसर मिल रहा है इसका, ठीक है, ये कोमा है ना यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम थर्ड नंबर की पिक्चर पे बात करें, द इंटरेक्शन पिक्चर, इंटरेक्शन पिक्चर को आप डिराक पिक्चर भी बोलते हैं, डिराक पिक्चर से भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन की जब बात करी तब क्या होता, एक डिपेंड कर रहा था, एक इंडिपेंडेंट कर रहा था, नहीं ऑपरेटर नहीं कर रहे थे, स्टेट वेक्टर कर रहा था, दूसरे वाले में क्या किया, ऑपरेटर कर रहा है लेकिन स्टेट वेक्टर नहीं कर रहा। अब इसमें क्या होता, बोथ, दोनों, कौन दोनों, स्टेट वेक्टर और ऑपरेटर दोनों ही इवोल्व करेंगे, किसके साथ, टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम क्या बात करेंगे, स्टेट वेक्टर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ऑपरेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, उन दोनों से इंटरेक्शन करेंगे, दोनों का इंटरेक्शन करेंगे, है ना, वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बोथ, ये देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर के लिखो साई ऑफ टी ऑफ आई इंटरेक्शन पिक्चर ई की पावर आयोटा टी एच जीरो अनपर्टर्ब्ड अपॉन एच कट साई ऑफ टी, ये इंटरेक्शन पिक्चर के लिए इक्वेशन नंबर 14 हो गई। हम टी बराबर जीरो पर देखना चाह रहे हैं, टी बराबर जीरो रखो, यहां जीरो रखा, यहां जीरो रखा, तो ये तो हट गया, 1 हो गया, ये एज इट इज आएगा जीरो, तो ये जीरो पर तो ऐसा दिखता है सर। अब किसकी बात करेंगे सर, इक्वेशन नंबर 14 का आप डिफरेंशियल, क्यों डिफरेंशियल करें भाई, डिफरेंशियल इसलिए करना है ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता चले। इक्वेशन ऑफ मोशन पता करने के लिए इस इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। एक बार डिफरेंशियल करा, देखो इसको मैंने क्या किया, इसको ये देखो यहां पे देखो, इसको यू वी, यू को लो वी का डिफरेंशियल, वी को लो यू का डिफरेंशियल, क्योंकि यहां भी टी आ रहा है, यहां भी टी आ रहा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल किया। सबसे पहले ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट एच जीरो अपॉन आयोटा एच कट, इसको करा, ठीक है, और साई टी एज इट इज। अब की बार क्या करा, इसको एज इट इज लिया, इसका डिफरेंशियल किया। अब क्या कर रहे हैं हम, आयोटा अपॉन एच कट को उधर भेजे, देखो यहां तो है नहीं लेकिन यहां तो है ना, यहां तो है, तो इसको मैंने किया है, क्योंकि देखो यहां पे डिफरेंशियल हो रहा है, ये तो बाहर आ गया, यू बाहर आ गया, तो क्या बना, आयोटा अपॉन एच कट, इधर भेजेंगे तो इधर है नहीं, तो इधर लगा देंगे, तो मैंने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर किया, तो आयोटा एच कट तो ऊपर आ गया, उधर क्या बचा, आयोटा एच कट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी तो हमने फर्स्ट टाइम क्या लिखा था, जब श्रोडिंगर इक्वेशन प्रूफ की थी तो हमने फर्स्ट टाइम क्या लिखा था, आयोटा एच कैप डी वाई बाय डी टी शाई ऑफ टी है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं एच कैप शाई ऑफ टी,
ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको देखो, इसको एज इट इज लिखेंगे इसकी जगह, दिख रहा है आपको? ये क्या चीज होती है? ये है हमारा क्या, इंटरेक्शन पिक्चर। ये रहा, आपको दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 14 को देखो और इस इक्वेशन को देखो, देखो दोनों सेम टू सेम दिख रही है, बस इसी जगह इसको रखना है, सिंपल सी। ठीक है, तो रखो, इसमें क्या रखा, आयोटा एच कैप डी शाई ऑफ टी इंटरेक्शन अपॉन डी टी एज इट इज है, इसकी जगह मैंने रखा तो क्या लिखा, माइनस एच जीरो। सर ये तो बाहर ही है ना, तो इसको बाहर रहना, तो इसको क्या लिखा, शाई ऑफ टी इंटरेक्शन प्लस, अब क्या करा, इसको मैंने एच डी लिख दिया, ई आयोटा टी एच जीरो अपॉन एच कट एच कैप, और इसको क्या लिख दिया, शाई ऑफ टी। दिख रहा है, यूज किया है इसको, नॉर्मल सा। हम जानते हैं एच कैप क्या होता है, अनपर्टर्ब्ड प्लस पर्टर्ब्ड पार्ट। ये पर्टर्ब्ड पार्ट है, इसमें अनपर्टर्ब्ड और नॉर्मल सा पोटेंशियल रहता है। तो क्या लिखा है इसमें, आयोटा एच कैप डी शाई ऑफ टी इंटरेक्शन के लिए बाय डी टी इंटरेक्शन के लिए, इट इज इक्वल टू माइनस एच जीरो कैप शाई ऑफ टी इंटरेक्शन प्लस ई की पावर आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट। देखो यहां पे ये एच दिख रहा है, ये रहा, इसको पुट करना है, तो करो एच जीरो कैप प्लस वी कैप, कर दिया पुट, और बाहर क्या है, शाई ऑफ टी फंक्शन है एज इट इज है, इसको इक्वेशन नंबर आप 16 दे दो। अब क्या करेंगे हम, अब आगे चलेंगे, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ना कैसे है, यहां से देखना है ना, ठीक है, माइनस एच जीरो कैप एज इट इज शाई ऑफ टी इंटरेक्शन प्लस, नॉर्मल सा इसको क्या लिखा है, ऐसा लिख दिया ना, ई की पावर आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट, एच जीरो के साथ ले लिया एक बार, अंदर मल्टीप्लाई करें ना, तो इसको एक किसके लिए लिया, शाई ऑफ टी प्लस, अब की बार किसके लिए साथ लेंगे, वी के साथ, तो सर वी के साथ लो, आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट, ये वी के साथ ले लिया। ठीक है, ये वी के साथ ले लिया। अब आगे बात करते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट ई की पावर आयोटा टी एच कैप जीरो अपॉन एच कट वी के साथ हो, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा टी एच कैप जीरो अपॉन एच कट वी कैप ई की पावर माइनस आयोटा टी एच जीरो अपॉन एच कट, और ई की पावर आयोटा टी एच जीरो अपॉन एच कट। सर बोल रहे हैं सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है, इसको जोड़ा है और इसको घटाया है, दोनों एक दूसरे लिख दे, दोनों हट जाएंगे, लिख सकते हैं ना, इसमें दोनों कैसे कर सकते हैं। अब सर ये क्या चीज हुई, ये इतना सा जो बना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरेक्शन के साथ, तो इसको लिखेंगे वी ऑफ आई ऑफ टी, बाहर है जो है ही, बाहर है जो है ही, और इधर क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा टी एच जीरो। बेसिकली क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, ताकि ये आई बन जाए, जब इंटरेक्शन की जब इक्वेशन लिखेंगे तो आई के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए उसके अंदर। देखो इसको अंदर इक्वेशन नंबर 17, और सारी इक्वेशन को उसमें पुट कर दो। जब मैंने सारी इक्वेशन को पुट किया तो कैसा बना, देखो आयोटा एच कैप डी वाई बाय डी टी शाई ऑफ टी ब्रैकेट आयोटा इंटरेक्शन है ही एज इट इज बाहर, यहाँ पे माइनस एच जीरो कैप शाई ऑफ टी इंटरेक्शन के साथ प्लस एच जीरो कैप ई की पावर आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट शाई ऑफ टी प्लस, और किसके साथ आ गया, वी कैप इंटरेक्शन ऑफ टी ई की पावर आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट शाई ऑफ टी। देखो यहाँ पे दो चीजें आपको बराबर दिख रही होगी, एक तो ये साई ऑफ इंटरेक्शन, एक इसको ये नॉर्मल साई, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको इससे कैंसिल करना है, क्योंकि एक टर्म माइनस की एक टर्म प्लस की है, कैंसिल हो गए। तो सर आंसर में क्या बचा, आंसर में देखो ये बचा वी इंटरेक्शन ऑफ टी, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको वही पिक्चर्स के फॉर्म में टी इंटरेक्शन, और इधर क्या है, आयोटा एच कट डी वाई बाई डी टी शाई ऑफ टी इंटरेक्शन। देखो जब इक्वेशन निकालनी तो इंटरेक्शन में आई आई आई, सब इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं अपन, किसके फॉर्म में निकाला इसको निकाला है स्टेट वेक्टर की फॉर्म में। स्टेट वेक्टर कैसा होना चाहिए, इंटरेक्ट इंटरेक्ट इंटरेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब हम बात किसके करेंगे, ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर के साथ कैसा हो रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको निकालने के लिए क्या, द इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, हम इंटरेक्शन किसी भी रिप्रेजेंट करना है किसी भी ऑपरेटर के, ऑपरेटर क्या होता है ए,
ये ए कैप का इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ किसमें करना है, श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में। श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में ऐसा करते हैं, यानी ए कैप इंटरेक्शन ऑफ टी, एक बार इधर लगा दिया एक बार इधर लगा दिया, नॉर्मल सा इक्वेशन। ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, डिफरेंशियल करोगे तो जीरो आ जाएगा, यानी क्या करोगे, डी ए कैप अपॉन डी टी करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल करेंगे। इसका अपने सॉल्यूशन निकाल चुके हैं पहले वाले में, जब इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर किया था, जब ऑपरेटर का डिफरेंशियल किया था, तो अब इसका निकाल चुके हैं। कैसा आता है, ये ऐसा इक्वेशन आती है। तो सर हमने तीनों पिक्चर्स पढ़ी। कौन कौन सी पिक्चर पढ़ी सर, एक सबसे पहले पढ़ी है श्रोडिंगर पिक्चर, उसके बाद में कौन सी पढ़ी है, हाइजेनबर्ग पिक्चर, इसके बाद में कौन सी पढ़ी है, इंटरैक्शन पिक्चर। देखो तीनों को अगर आप ऐसे करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटरमेंट मिलेगा आपको किसी चीज के लिए। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग पिक्चर की बात करते हैं कि सर हाइजेनबर्ग पिक्चर क्या कहलाती है, एच कैप अपीयर्स एक्सपोनेंट्स वेयर आज इंटरैक्शन पिक्चर इज एच जीरो एट ऑपरेटर। बेकार की बातें मैं बताता हूँ जो सुनो। श्रोडिंगर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर और इंटरैक्शन पिक्चर। सबसे पहले श्रोडिंगर पिक्चर की बात करते हैं। श्रोडिंगर पिक्चर में क्या होगा, यहां भी देखो, यहां भी स्टेट है, स्टेट स्टेट, ठीक है। यहां पे ऑपरेटर ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। यहां पे स्टेट डिपेंड करेगा टाइम पे, डिपेंड ऑन टाइम, बट नॉट ऑपरेटर के लिए नहीं करेगा, यहां पे इस पर डिपेंड करेगा। स्टेट के लिए इसमें क्या होगा, केवल केवल ऑपरेटर डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा केवल ऑपरेटर। इसका स्टेट के लिए क्या होगा, स्टेट के लिए, स्टेट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, फ्रोजन ऑन टाइम। लेकिन जब इंटरेक्शन पिक्चर की बात करते हैं तो स्टेट और ऑपरेटर दोनों ही डिपेंड करते हैं टाइम पे, इवॉल्व विद टाइम। तभी तो हम दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ इंटरेक्शन ऑफ पिक्चर, यही है इंटरेक्शन ऑफ पिक्चर, हाइजेनबर्ग ऑफ पिक्चर एंड श्रोडिंगर ऑफ पिक्चर। तो द पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यही है। तीनों पिक्चर का क्लियरिफिकेशन चाहिए तभी वो क्लियर होगा, ध्यान में रखना। अच्छी चीज है, एक ही वीडियो में पिक्चर्स कंप्लीट करवा दिए। देखो इस वीडियो को देखने से सुनने से नहीं होगा, इसको आपको हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। और कोई भी डाउट्स आ रहा है या पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर देना। और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ चीजें, नई चीजें सीखने को मिल रही है, देखो यूट्यूब पर चैनल तो बहुत सारे हैं, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको दिल से लाइक और दिल से सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ओके।